हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम इन्वेंट्रीज के एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड पे थे। तो चलिए अब हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के, और उसके पहले एक बार क्विकली जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बात की थी कि एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड आप यूज कब करते हो? आप तब करते हो स्पेशली बिग बिग रिटेलर्स जिनके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनको सब प्रोडक्ट का एमआरपी या सेलिंग प्राइस पता होती है, और देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो सबके ऊपर मार्जिन अलग होता है, प्रॉफिट मार्जिन, बट उन्हें कॉस्ट नहीं पता होता क्योंकि एवरी टाइम परचेज किसी अलग रेट पे किया और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि कैसे हम उसका कॉस्ट निकालें। तो हमने बोला था इन दैट केस दे सिंपली डू वन थिंग। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग क्लोजिंग स्टॉक, जस्ट अ सेकेंड, उन्हें क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस पता होता है। दे हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच क्लोजिंग स्टॉक दे हैव। द ओनली प्रॉब्लम इज उन्हें कॉस्ट अच्छे से नहीं पता। एंड लाइक आई टोल्ड यू, मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको कि जैसे नूडल्स में उनके पास सिर्फ मैगी नहीं है, हक्का नूडल्स, yippee नूडल्स और दुनिया भर के नूडल्स सब कुछ उनके पास है। ठीक है, तो ऐसा हर प्रोडक्ट के उनके पास इतने सारे वेराइटीज है, सबका कॉस्ट कुछ अलग पड़ता है, बट एक प्रॉफिट मार्जिन एक बेसिक रहता है। तो क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस से वो लोग जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो माइनस करते हैं, प्रॉफिट माइनस करते हैं और उन्हें मिल जाता है कॉस्ट, उन्हें क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट मिल जाता है। बट यही चीज फिर मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में इतने इजी अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। बट व्हाट डज द एग्जामिनर डज, वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं देता है, तो पहले हमें वो निकालना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो आई टोल्ड यू कि हमें सेल्स का फिगर दिया रहेगा और हमें क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स दिया रहेगा। तो ये दोनों को आप ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सेल। मतलब अगर मैं टोटल गुड्स बेच दूं तो सेल कितना हो सकता है, टोटल सेल पॉसिबल वर्ड लिख देते हैं, कितना हो सकता है। दिस इज माय ए पॉइंट। ओके, इसमें से ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस, जिसको मैंने ऐसे माइनस करके नहीं बताया था, मैंने आपको ऐसे बताया था, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस आप ऐड कर दो तो ये आपको मिल जाता है टोटल कॉस्ट of goods which are available for sale, total cost of goods that are available for sale। गुड्स कितने पास है, कितने हमारे पास बी, और उसको अगर टोटली सेल कर दिया तो कितना हमको मिल सकता है ए। और अब सेल माइनस कॉस्ट करके फिर आपको जिस तरह करते हो आप करते हो ए माइनस बी टू गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर आप जीपी रेट निकालते हो। जीपी रेट इज इक्वल टू जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ऊपर अपॉन टोटल सेल्स ए। ये ध्यान रखना, बस बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, बच्चे यहाँ सिर्फ सेल्स लिखते हैं, नो दैट्स रॉन्ग। आप ग्रॉस प्रॉफिट भी टोटल सेल्स पे निकालोगे और फिर इनटू 100 करोगे। अब ये रेट जो मिल गया वो आप यहाँ अप्लाई करके यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस एक बार इसे फॉर्मूला में बता दो फिर इजी हो जाता है। बट आज हम क्वेश्चन पे देखेंगे कि अब इसके अंदर काफी सारे ट्रिकी या टेक्निकलिटीज आ सकती है, वो हम क्वेश्चन करते करते डिस्कस करते जाएंगे। ओके, तो चलिए अब मैं मॉड्यूल पे हूँ, मॉड्यूल का आई हैव टेकन अप द मॉड्यूल हियर। इलस्ट्रेशन नंबर 5, वी आर ऑन इलस्ट्रेशन 5। ध्यान दीजिए, मेसर्स एक्स वाई एंड जेड आर इन रिटेल बिजनेस, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 16। Goods received from suppliers subject to trade discount and taxes. What do you mean by the word subject to trade discount and taxes? सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस मतलब ये जो फिगर दिया है, अच्छा, गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से गुड्स मिला तो हमारे लिए वो क्या है, परचेजेस, राइट। सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट मतलब इस अमाउंट पे ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस लगने बाकी है, ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस लगेंगे। ठीक है, देन ट्रेड डिस्काउंट इज 3% एंड सेल्स टैक्स इज 11%। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट और सेल्स टैक्स का भी उन्होंने परसेंटेज दे चुके हैं। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अब आपको जो मैंने फर्स्ट और सेकेंड वीडियोस में कॉस्ट के बारे में बताया था कि हम कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या ऐड करते थे, अब आपको वो वाला आपका जो थियोरी नॉलेज है वो आपको काम लगेगा। तो क्या पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड होते हैं परचेज में? यस, होते हैं। फिर उन्होंने सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया और सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है। फाइंड द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल लेते हैं, या जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही करते हैं। तो वी आर ऑन, दिस इज इलस्ट्रेशन 5। हमारे पास हम पहले कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल लेते हैं कि जो इन्वेंट्री हमने खरीदी है उसका कॉस्ट कितना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आएगा, गुड्स रिसीव्ड इज 15,75,000
गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स 15,75,000 और उन्होंने बोला है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। तो इसके ऊपर जो ट्रेड डिस्काउंट है और टैक्सेस है वो हमें, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है माइनस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट आता है नहीं, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 3%। तो निकालिए 15,75,000 का 3%, इट कम्स टू 47,250। 15,75,500 है, 15,75,500 is the value minus trade discount at 3%। तो हमें 15,75,500 का 3% लेना होगा, 15,75,500 का 3%, it comes to 47,265। आप माइनस करके अमाउंट लिखो 15,28,235। बताइए सेल्स टैक्स कौन से अमाउंट पे लगेगा, इस अमाउंट पे सेल्स टैक्स लगेगा या इस अमाउंट पे? करेक्ट, सेल्स टैक्स इस अमाउंट पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। क्रॉस 15,28,235 पे लगेगा ना, क्योंकि जितने में सेल किया उसके ऊपर टैक्स लगाओ ना, जो उसकी कॉस्ट है उसके ऊपर क्यों टैक्स लगा रहे हो? सी जितना पैसा अभी जैसे जो सप्लायर है वो बोलेगा कि टैक्स किसके ऊपर लगाओगे, जितना पैसा मुझे मिलने वाला है उसके ऊपर लगाओ, डिस्काउंट माइनस करके ही टैक्स लगेगा। अच्छा, बट टैक्स की वजह से योर कॉस्ट ऑफ परचेज विल इंक्रीज, सो यू विल हैव टू ऐड, सो वी विल ऐड सेल्स टैक्स एंड सेल्स टैक्स का परसेंटेज वाज हाउ मच? 11%। 11% आप निकालेंगे किसके ऊपर? 15,28,235 पे 11%, इट कम्स टू 16,810। 5.85 को हम 6 लिख देते हैं, तो ये ऐड कर देंगे सेल्स टैक्स, और कुछ ऐड करना है? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87,500 भी हम क्या करेंगे? ऐड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, and that is 87,500. So now I get the total cost of purchase. So our cost of purchase, इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं था, अगर होता तो ओपनिंग स्टॉक भी ऐड हो जाता परचेज के साथ। तो चलिए देखते हैं 15,28,235 प्लस 16,8,106 प्लस 87,500 gives me the cost as 1,78,341। सॉरी 1 लाख नहीं, 17,83,841। ये क्या है? दिस इज द कॉस्ट ऑफ द टोटल गुड्स विच आई हैव विच आर अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अब हुआ क्या, इनमें से कुछ तो सेल्स हुआ, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 22,45,500। ओके, तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन की वर्ड्स में एग्जैक्ट कॉपी कर रही हूँ, यू डोंट हैव टू थिंक मच हियर। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 22,45,500, 22,45,500, and you will add closing stock at selling price, closing stock, or you can write at sale price, and that is 2,35,000। दोनों आप ऐड करेंगे तो जगह 0, 0, 5, 10, 8, 4, 24,80,500 हमारा आ गया टोटल सेल्स। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस करेंगे जो हमें ऊपर मिल चुका है 17,83,841। वंस यू डू दिस आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, एंड दैट वुड बी, इट कम्स टू 6,96,659। एक बार आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो अब क्या जीपी रेट निकालना इजी है? यस, इट इज इजी। सो योर ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू 696,659 डिवाइड बाय, मैंने कहा था टोटल सेल्स, टोटल सेल्स इज दिस 24,80,500 इंटू 100। तो देखते हैं रेट क्या आता है, डिवाइड बाय 24,80,500 इंटू 100 कम्स टू 28.085। तो इसको हम बोल सकते हैं 28.09%।
अब हमें जीपी रेट निकल गया, ये जीपी रेट डायरेक्टली ऑन सेल्स है। मैंने क्यों ये अमाउंट मेंशन किया मैं आपको बताऊंगी। अब आगे के क्वेश्चन हमारे धीरे धीरे इसलिए टेक्निकल होते जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट हमेशा इज नॉट नेसेसरी सेल्स पे दिया हो, ऑन कॉस्ट भी दे सकते हैं, काफी चीजें डिस्कस करनी है। बट अभी हमने ऑन सेल्स निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाला है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो सी वी कैन से सेल्स प्राइस of closing stock or closing inventory was how much? It was 2,35,000 minus GP percentage on sales। हमने निकाला अभी कितना है 28.09%। तो 2,35,000 का आप 28.09% निकालोगे, इट विल कम टू 66,001.5 है। तो मैं 12 लिख देती हूँ, थोड़ा राउंड ऑफ अपने तरीके से आगे पीछे कर सकते हो। 1, 2, 5 रुपए के लिए आप यहाँ वहाँ नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और वो कितना आ जाएगा 235 माइनस 66,012, दैट इज 1,68,988। Okay, that is the cost of closing inventories. This was illustration 5। अब illustration 6 देखिए, illustration 6 आप ये वीडियो पॉज कीजिए। illustration 6 is exactly same plus a much easier than illustration 5। तो पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। ये है illustration 6, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। मुझे इस बार बहुत मतलब काफी हद तक लग रहा है कि इलस्ट्रेशन 5 जैसा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख। अच्छा यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ परचेज भी दे दिया उन्होंने 2 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं थी, होती तो हम ऐड करते हैं, भूल मत जाना। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस दिया है 50,000, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑलरेडी दे दिया है मुझे। तो देखिए इलस्ट्रेशन 6, आई टोल्ड यू इट्स एन ईजियर वन, और आपको भी आ गया होगा, तो भी चलिए साथ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने बात की सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज हाउ मच? सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख। देन उसके बाद हम क्या करते थे, सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ही मैं लिखती हूँ, कोई नहीं बात सेम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस भी आप ऐड कर दोगे, कितनी है 50,000 है। दिस कम्स टू 2,50,000। अब इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से आप कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस कर दोगे। योर कॉस्ट ऑफ परचेज इज 2 lakhs। सो यू गेट द जीपी एज 50,000। अब एक बार जीपी निकल गया तो जीपी रेट कैसे निकालेंगे, जीपी रेट इज इक्वल्स टू 50,000 अपॉन टोटल सेल्स कितना है 2,50,000 इंटू 100, एंड दिस कम्स टू 50,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100। 20% आपको मिल गया जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स, ठीक है। एक बार जीपी निकल गया तो फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस आपको पता है 50,000, आप माइनस कर देंगे जीपी माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% करेंगे तो 50,000 का 20% कम्स टू 10,000। तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट मिल जाएगा 40,000। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट मिल गया 40,000। I hope you've understood adjusted selling price method. Okay, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आता है इन्वेंट्री स्टेकिंग। ये क्या है मैं आपको बता दूं, और उसके बाद हम इलस्ट्रेशन 7 होगा आगे पे जाएंगे। अब एक चीज होती है, हमने परपेचुअल इन्वेंट्री और पीरियोडिक इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा था, जहां हमने कहा कि परपेचुअल इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, दैट प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री आर केप्ट आफ्टर ईच रिसीट ऑफ गुड्स एंड आफ्टर ईच इशू प्रॉपर एंट्रीज आर मेड और आपको बैलेंस पता चल जाता है। बट पीरियोडिक इन्वेंट्री में क्या होता है कि ईयर एंड पे या किसी पीरियड के बाद ही एक साथ फिजिकली काउंट होता है स्टॉक,
ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे सबको ही मोस्टली इंडिया में सब लोग फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग तब कर रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से भी 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो मोस्टली पीपल प्रेफर कि हम एक बनाए, हमारा ईयर ही 1 अप्रैल से 31 मार्च कर ले, सो दैट हमको इनकम टैक्स और दोनों के लिए हमारा साथ में बुक्स बन जाएगा। अब इसमें हमें ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होगा। अच्छा, अगर हम परपेचुअल इन्वेंट्री फॉलो नहीं करते, पीरियोडिक इन्वेंट्री की बात करूं, इनफैक्ट लेट मी टेल यू, परपेचुअल इन्वेंट्री में भी क्लोजिंग स्टॉक का वेरिफिकेशन, वी सेड ना इंटरनल कंट्रोल इज पॉसिबल, तो क्लोजिंग स्टॉक को काफी बार फिजिकली वेरीफाई किया ही जाता है सो दैट यू कैन कंट्रोल। तो भी चलो मान लो कि परपेचुअल इन्वेंट्री में ईयर एंड पे नहीं किया, बट पीरियोडिक इन्वेंट्री में तो मुझे ईयर एंड पे जाके काउंट करना जरूरी है स्टॉक। अच्छा, आप समझिए, सपोज मेरी एक सीए फर्म है, मेरे पास अराउंड 20 आर्टिकल्स है, दो एम्प्लॉयज एक साथ जाते हैं ईयर एंड पे, फिजिकल इन्वेंट्री भी अरे हमको ही लेना पड़ता है, वी आर ऑडिटर्स, हमें स्टॉक ऑडिट करना पड़ता है, हमको उनकी फिजिकल इन्वेंट्री चेक करनी होती है, बिकॉज वी विल बी साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट एंड टेलिंग ना कि इन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया ये राइट है कि नहीं। तो आपको लगता है कि 31 मार्च को, अच्छा पूरे सीएस को भी ऐड कर लो, उनके आर्टिकल्स वगैरह को भी ऐड कर लो, तो भी क्या पॉसिबल है कि हर बिजनेस और हर फैक्ट्रीज का फिजिकल काउंट ले सकते होंगे हम एज ऑन 31 मार्च? उसी दिन पे सबका स्टॉक लेना पॉसिबल है? अच्छा, और कभी भी आपने देखा है कि चलो अब आप अकाउंट्स के बच्चे हो तो आपको पता है कि काफी लोग बिजनेस की बुक्स बंद कर रहे हैं 31 मार्च को, बट क्या ऐसा आपने कभी भी देखा है, एक्सेप्ट फॉर बैंक्स, बैंक्स क्लोज रहती है ईयर एंड के डेट पर, आपने कभी भी मार्केट में जाके देखो 31 मार्च को, ऐसा आपको लगेगा भी नहीं कि ईयर एंड चल रहा है तो वो लोग बिजी है, वो लोग अपने कस्टमर्स को अटेंड नहीं कर रहे, ऐसा कभी होता है क्या? तो नो, द बिजनेस इज रनिंग स्मूथ, आप जाओ, आप अपना काम करके आ जाओ। बिजनेसेस अपनी दुकान उस दिन बंद नहीं करेंगे कि स्टॉक, अब सभी लोग उस दिन स्टॉक ले रहे होते तो ऐसा हो जाता 31 मार्च नेशनल हॉलिडे घोषित हो जाता कि सभी लोग अपना बुक्स बंद करके स्टॉक ले रहे हैं। बट रियल लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल दैट ईच एंड एवरी टाइम यू विल काउंट योर स्टॉक ऑन 31 मार्च ओनली। टाइम भी नहीं होता, इतने रिसोर्सेज भी नहीं है सबके पास कि वो 31 मार्च को ही ले। तो क्या होता है, जैसे आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, सी ईयर जो एंड जब हो रहा है 31 मार्च को, एक चीज पक्की है दैट आई वांट क्लोजिंग स्टॉक ऑन दिस डेट, राइट? बट मेनी अ टाइम सपोज द वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन हैपेंस ऑन से 24th ऑफ मार्च इटसेल्फ, 24 मार्च को फिजिकली वेरीफाई करके हम स्टॉक काउंट कर लेंगे। लेट मी से स्टॉक काउंट हम पहले ही कर लेते हैं 24 मार्च को। अब मुझे स्टॉक कौन से दिन पे चाहिए? 31 मार्च के दिन पे चाहिए। मैंने स्टॉक काउंट कब कर लिया? 24 मार्च को कर लिया। तो अब ये ट्रांजैक्शंस 24 मार्च से 31 मार्च के बीच में अगर कोई गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुए तो क्या उसका एडजस्टमेंट हम लेंगे? यस, डेफिनेटली हम लेंगे। 24 मार्च को हमने स्टॉक काउंट करके आ गए और उसके आगे 24 मार्च से 31 मार्च तक जो भी गुड्स का लेना देना होता है, जो भी गुड्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको अब हम एडजस्ट कर लेंगे टू गेट द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। आप अगेन ये भी ध्यान रखिए कि अभी जनरली हम क्लोजिंग स्टॉक के कॉस्ट की बात करें क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस विल बी मोर। तो देखिए एडजस्टमेंट होगा कैसे, इसी को एक्चुअली वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ रिकंसिलिएशन नाउ। लेट मी टेल यू, वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन दो तरीके से होते हैं। एक रिकंसिलिएशन वो कि आपने बुक्स के हिसाब से मेंटेन किया है। देखिए बुक्स के हिसाब से फिजिकल इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होती है? इनवॉइसेस के बेसिस पे कि परचेज ऑफ गुड्स की इनवॉइस अंदर आए तो अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी, सेल किया, इनवॉइस तैयार हुआ, अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी। लेकिन मेरा स्टोर कीपर एंट्री कब करता है? जब इनवॉइस मिल गया मुझे, सपोज मैंने अपने सप्लायर, दिल्ली में मेरा एक सप्लायर बैठा हुआ है XYZ ट्रेडर्स, उससे मैंने गुड्स मंगवाए, इनवॉइस मेरे पास आ गया, ये सपोज मेरी इनवॉइस है, ये मेरी इनवॉइस बुक है, दिल्ली से सपोज ये इनवॉइस मुझे मिल गया, तो मेरा अकाउंटेंट तो आज ही रिकॉर्ड कर लेगा, बट 7 दिन लगते हैं गुड्स आने में। तो मेरा स्टोर कीपर कब रिकॉर्ड करेगा? पहले तो मेरा स्टोर कीपर जब गुड्स उसके गोडाउन में आएंगे तब रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो एक हमने क्या नोटिस किया कि दो परपेचुअल इन्वेंट्री में प्रॉपरली ट्रांजैक्शंस के हिसाब से भी बैलेंस मेंटेन हो रहा है, तब भी वहां पे भी आपको बैलेंस को फिजिकली काउंट करके मैच करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बुक्स के हिसाब से बैलेंस अलग है और आप फिजिकली स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में जाके देखोगे तो बैलेंस अलग है। तो एक तो वो भी आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। वो आपको ना नॉर्मली यू कैन जस्ट यूज योर ब्रेन्स एंड अप्लाई कि जैसे सपोज आपके बुक्स में कुछ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है वो राइट है, अच्छा बैलेंस शीट में कौन सा क्लोजिंग स्टॉक दिखता है? बुक्स के हिसाब से।
ठीक है, बुक्स के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक दिखता है, बट आपके पास फिजिकली इतना स्टॉक नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, गुड्स इन ट्रांसिट, वो गुड्स ट्रांसिट में जो अभी आने बाकी है। ठीक है, एक वो हो जाता है रिकंसिलिएशन के बुक्स और फिजिकल का। सो वन रिकंसिलिएशन इज बिटवीन बुक्स एंड फिजिकल काउंट, ये एक चीज क्वेश्चन में ही हम समझेंगे, ऐसे ही अलग से नहीं समझेंगे। और दूसरा जो मैं आपको बता रही हूं, अभी इसको भी रिकंसिलिएशन वर्ड हम बोल सकते हैं, बट दिस इज बेसिकली स्टॉक काउंट इज टेकन ऑन सम अदर डेट और हमारा ईयर एंड डेट कुछ और है। इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो ट्रांजैक्शंस उस बीच में हुए उन्हें हमें ऐड या लेस करना पड़ेगा, डिपेंड्स। तो देखिए समझिए आप, अगर मैं स्टॉक एज ऑन 21 मार्च ले लूं, मुझे कौन से स्टॉक चाहिए, मुझे 31 मार्च का स्टॉक चाहिए, राइट। आपको क्या लगता है 24 मार्च से 31 मार्च के बीच में जो परचेज किया होगा, परचेजेस बिटवीन 24 मार्च टू 31 मार्च, क्या ये परचेज मेरे एज ऑन 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक में दिखना चाहिए? टेल मी। यस, डेफिनेटली दिखने चाहिए, क्योंकि 31 मार्च को तो मेरे स्टॉक्स है और मुझे स्टॉक एज ऑन 31 मार्च चाहिए। आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? आई वांट द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च. So whatever goods I have purchased from 24th March up till 31st March, will I not add it? Yes, definitely I will add it. Right? ठीक है, अच्छा, परचेज तो ऐड कर दिया ना। व्हाट अबाउट सेल्स? कुछ गुड्स देखिए, आपने 24th मार्च से 31st मार्च आपका बिजनेस तो चल ही रहा है, तो आपने कुछ गुड सेल भी किए होंगे। अब जो गुड आपने सेल किए, सेल्स बिटवीन 24th मार्च टू 31st मार्च, अब उसका क्या? तो वो गुड्स सेल 24th मार्च को थे, पर क्या वो 31st मार्च को है? नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। यस, सेल्स वाला अमाउंट आप लेस करोगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने की कोशिश कर रही हूँ विच इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। यहां हम मानेंगे कि वो सेल प्राइस इज लेस, तो ये जो सेल्स है मुझे इसका एट कॉस्ट निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना पड़ेगा। वो मैं कैसे निकालूंगी? आपने अभी ऊपर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड देखा। सेल्स एट कॉस्ट निकालने के लिए बेसिकली व्हाट विल आई बी डूइंग? आई विल बी डूइंग सेल्स माइनस जीपी अगेन, क्योंकि मुझे सेल्स एट कॉस्ट प्राइस, मुझे ये जानना है, देखिए समझिए मुझे क्या जानना है, मुझे ये जानना है गुड्स कितने के गुड्स बाहर गए हैं, कितने में बाहर गए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग प्रॉफिट इन दिस चैप्टर, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग कि मेरे पास स्टॉक कितना है, तो कितने के गुड्स अंदर आए। तो परचेज तो कॉस्ट प्राइस पे ही रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आई डिडंट राइट ऑल्सो। बट गुड्स जो सेल हुए, तो मैं उसका सेलिंग प्राइस थोड़ा माइनस कर सकती हूँ, मुझे उसका भी क्या माइनस करना पड़ेगा? उसका कॉस्ट। ठीक है, तो सेल्स में माइनस करूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई माइनस करेंगे। याद, लर्न करने का मत सोचना, समझ के करो। 24th मार्च को वो गुड्स थे, 31st मार्च को वो गुड्स नहीं है, तो आप क्या कर दोगे? माइनस। और परचेज में क्या हुआ? 24th मार्च को वो गुड्स नहीं थे, बट 31st मार्च तक वो गुड्स आ गए होंगे, तो आपने ऐड किया। ठीक है, अब जैसे सेल लेस हुआ तो सेल रिटर्न ऐड होगा, क्योंकि सेल रिटर्न में गुड्स आर कमिंग बैक अगेन, तो सेल रिटर्न यू ऐड एट कॉस्ट। वही 24th मार्च से 31st मार्च तक का सेल रिटर्न यू विल ऐड। एंड परचेज माइनस हुआ, तो अगर कोई परचेज रिटर्न है तो भी माइनस होगा। देन अच्छा, क्या गुड्स सिर्फ परचेज और सेल में बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं? नहीं, आपको पता है परचेज के अलावा अगर कोई ड्राइंग्स हुआ तब गुड्स बाहर गए। देन इफ गुड्स आर गिवन एज चैरिटी, गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये सब चीजें भी तो हो सकती है। मैं वही बोल रही हूँ, सी अपन अकाउंट्स वाले लोग ना सिर्फ ये 31st मार्च ईयर एंड वगैरह देखते हैं। तुम कोई बिजनेसमैन से पूछो, उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो सिर्फ ये बोलेगा क्या मेरा सीए परेशान कर रहा है मुझे, ठीक है। तो वो बिजनेसमैन सिर्फ अपना बिजनेस करता है, वो इतना बुक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। तो वो ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे ट्रांजैक्शन कम करेगा ताकि अकाउंटेंट को प्रॉब्लम ना हो, कोई इतना नहीं सोचता। तो 24th मार्च से 31st मार्च के बीच में इफ द गुड्स हैव गॉन आउट ड्यू टू एनी रीजंस, गुड्स हैव गॉन आउट मतलब वो गुड्स 24th मार्च को तो थे, 31st मार्च को नहीं थे, तो आप क्या करोगे? उन सबको भी माइनस करोगे। सो यू कैन लेस गुड्स गोइंग आउट ड्यू टू। अब अच्छा, और सेल के अलावा गुड्स जब बाहर जाते हैं तो कॉस्ट भी हम माइनस करते हैं उसका। तो ड्यू टू सपोज गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर ड्रॉइंग्स, और ड्यू टू फ्री सैंपल्स, और ड्यू टू चैरिटी, और व्हाटएवर, इसमें काफी चीजें आ सकती है, उसको हम बाद में देखेंगे, इंडिविजुअली एक एक को लेके चलेंगे। ठीक है, ये इसको बोला जाता है
दिस व्हाट आई डिड इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन। मतलब तो भी कभी भी कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलेगा, बट ये हमने क्या किया आप अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। रिकंसिलिएशन, एक मिनट, व्हाट वी डिड राइट नाउ इज, इसको थोड़ा लिखते भी है, if stock is taken before year end date, ईयर एंड के पहले अगर आप स्टॉक ले लेते हो तो फिर क्या करना पड़ता है कि स्टॉक जिस दिन से लिया उस दिन से ईयर एंड तक के अगर कोई परचेजेस है तो आप नेचुरली लॉजिकली ऐड करोगे, क्योंकि वो भी हमारे 31 मार्च को ईयर एंड पे होंगे। अच्छा, और कोई सेल हुआ है तो उसे माइनस करोगे, लेकिन एट कॉस्ट, दिस वाज मोर इंपॉर्टेंट। इवन सेल रिटर्न का ऐड करोगे एट कॉस्ट। और बाकी चीजें हमने कहा कि कभी भी गुड्स बाहर जा रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, या गुड्स आर गोइंग आउट ड्यू टू ड्रॉइंग्स और फ्री सैंपल और चैरिटी वट हम माइनस करेंगे। ये कब? इफ स्टॉक इज टेकन बिफोर ईयर एंड डेट। अब ऐसा भी तो हो सकता है 31 मार्च हो गया और हमने स्टॉक यहां लिया 7 अप्रैल को। अब क्या होगा, हमने फिजिकल काउंट 7 अप्रैल को लिया तो मुझे वापस 31 मार्च तक जाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना पड़ेगा। इसके अंदर कैसे करेंगे? डेलिबरेटली आई एम राइटिंग हियर ओनली सो दैट फिर मैं इसको जूम कर दूंगी। देखिए अब मैं बात कर रही हूं बैकवर्ड रिकंसिलिएशन की। अब एक तो आप लॉजिकली बोल सकते हो, जैसे हमने 24 मार्च से 31 मार्च के परचेजेस को हमने ऐड किया क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च है। अब क्या होगा, 31 मार्च का मुझे स्टॉक चाहिए था, राइट, बट मैंने कब लिया फिजिकल काउंट 7 अप्रैल। तो 31 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में जो परचेजेस हुए, क्या वो वर दोज गुड्स विद मी ऑन 31 मार्च? नो। तो वो जो परचेजेस है यहाँ हमने ऐड किया, यहाँ आप देखोगे हम माइनस करेंगे। तो देखिए आप कुछ इस तरह करोगे स्टॉक। इनफैक्ट आपको सिर्फ उल्टा करना है। आप देखोगे कि मैंने फाइनली उल्टा किया, बट थोड़ा समझ लो ताकि याद करने की जरूरत ना पड़े। स्टॉक एज ऑन 7 अप्रैल हमारे पास है, तो अब हम क्या करेंगे, परचेजेस को लेस करेंगे। कौन से परचेज लेस होंगे? जो ईयर एंड से, मतलब 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के परचेजेस को हम लेस करेंगे, राइट, क्योंकि ये सब 31 मार्च को नहीं थे, बाद में परचेज किए, इसलिए हटा दो। और जो सेल्स है उसे हम क्या करेंगे, सेल्स को हम ऐड करेंगे। क्यों? जो गुड्स मैंने 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक बेचे, यहाँ पे जो गुड्स मैंने बेचे वो एटलीस्ट मेरे पास 31 मार्च को थे, 31 मार्च को थे, बाद में बिक गए ना, तो 31 मार्च को तो थे, तो वी विल ऐड सेल्स बट एट कॉस्ट। तो रिमेंबर यू कैन राइट एट कॉस्ट ऑफ सेल्स, यू विल एड द कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सेल रिटर्न लेस हो जाएगा उसका ऑपोजिट, बट अगेन सेल रिटर्न विल बी एट कॉस्ट। एंड ये सब कहाँ का? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का। और ये देखिए ये सब चीजें जो हमने लेस की थी यहाँ पे ऐड हो रही है। ऐड परचेज रिटर्न एंड नेक्स्ट इज ऐड whatever, for whatever reason goods are going out, goods going out of business, क्योंकि ये सब गुड्स बाहर गए 1 अप्रैल के बाद, मतलब ईयर एंड के बाद, बट ईयर एंड पे तो वो मेरे स्टॉक में थे, इसलिए मैं उन सबको ऐड बैक कर रही हूँ। तो गुड माइट बी गोइंग आउट ड्यू टू ड्रॉइंग्स, ओनर ने लेके गया वो, फिर ड्यू टू फ्री सैंपल्स एंड ड्यू टू सम चैरिटी। इट कैन बी ड्यू टू लॉस ऑल्सो। एक एक चीज में लिख नहीं रही, बट हमें मोटा मोटी चीज समझ गई। तो ये बैकवर्ड रिकंसिलिएशन हम कब करते हैं? दिस इज डन बेसिकली व्हेन स्टॉक इज टेकन आफ्टर ईयर एंड। ईयर एंड के बाद स्टॉक लिया तो उन्हें आप ऐसा करोगे, ठीक है। तो ये था हमारा फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन और बैकवर्ड रिकंसिलिएशन। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से लिखेंगे। अभी तक जो क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा एग्जाम में वो इसी पे आए हैं कि फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन बैकवर्ड रिकंसिलिएशन कैसे होगा, क्या होगा। हम लेंगे क्वेश्चंस, तब हम उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट प्लीज राइट दिस डाउन। इनफैक्ट यू विल नोटिस दैट इन माई नोट्स आई हैव रिटन, वेट, see, reconciliation of stock I have written forward reconciliation when physical stock is taken before year ending date। तो यहाँ पे भी पूरा मैंने ऐड और माइनस बताया। स्टॉक इंक्रीजिंग आइटम, इंक्रीजिंग आइटम मतलब इन सबको हम ऐड करेंगे, एंड स्टॉक डिक्रीजिंग आइटम इन सबको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। और फिर फिजिकल स्टॉक टेकिंग आफ्टर ईयर एंडिंग डेट, ईयर एंड के बाद जब हमने लिया तो ये सब चीजें ऐड होती है,
और ये सब चीजें लेस होती है, ठीक है। अगेन एट कॉस्ट, ये ध्यान रखो, सेल एट कॉस्ट, सेल रिटर्न एट कॉस्ट, तो नोट्स में भी लिखा है, बट आप लोग इन सबको प्लीज नोट डाउन करिए विद योर पेंसिल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक चीज हुई, और इसके बाद कुछ चीजें आएगी जो लॉजिकली हमें करना पड़ेगा, तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, मैं वैसे वैसे आपके साथ करते चलूंगी। तो चलिए अब हम अगेन अपने मॉड्यूल पे आ जाते हैं। हमने अभी इलस्ट्रेशन 5 और 6 किया, लेट अस गो ऑन टू 5 और 6 किया ना, हाँ, लेट अस गो ऑन टू इलस्ट्रेशन 7। बट इलस्ट्रेशन 7 यहां से पढ़ते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब आपको याद हो तो स्टार्टिंग में आपको बता रही थी कि कभी कभी कुछ अबनॉर्मल आइटम आ जाता है जिसे हमें हटाना पड़ता है। अबनॉर्मल आइटम, व्हाट इज एन अबनॉर्मल आइटम? फर्स्ट ऑफ ऑल, बी इट सेल्स, बी इट परचेज। सी, आपको काफी बार प्रॉफिट के परसेंटेज एज अ परसेंट दिया जाता है, प्रॉफिट का रेट दिया जाता है, बट दैट इज नॉर्मल ऑन नॉर्मल आइटम्स। कि जनरली मैं बोलूंगी कि मेरे फूड आइटम्स में मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है 10% जनरली, बट मैं आपको बोलती हूँ कि इसमें सिर्फ जो फ्रोजन आइटम्स है ना, उसके ऊपर हमारा मार्जिन काफी ज्यादा होता है। तो वो एक चीज क्या हो गई, अबनॉर्मल। फ्रोजन आइटम को हटा दो तो उसके अलावा बाकी सब पे प्रॉफिट हमारा 10% है, समझ रहे हो? ऐसा तो कभी भी कुछ अबनॉर्मल चीज है ना, उसको आप हटाओगे और नॉर्मल को अलग से करेंगे, अबनॉर्मल को अलग से करेंगे। अब यही चीज आप क्वेश्चन में देखो कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 7 में कर रही हूँ, बट माई वन प्रॉब्लम इज कि आधा क्वेश्चन वहां पे है। तो आप लोग अपने बच्चों, जब मैं ये सब मॉड्यूल से क्वेश्चंस करती हूँ, आई होप कि आप लोग मॉड्यूल ही लेके बैठे हो, सिर्फ मेरे स्क्रीन से मत देखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप मॉड्यूल में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। इनफैक्ट लेट मी डू वन थिंग, आई विल आल्सो ओपन द मॉड्यूल, बिकॉज मेरे लिए भी इजी रहेगा, पर आपको बताने के लिए मुझे यहाँ खैर खोलना ही पड़ता है। छोड़ो, चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventory as on 31st March 17. Let us see what the question says. Inventory as on 1st April 16. यह कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक, ओके, क्योंकि आपको 31st March 17 का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, और ये ओपनिंग स्टॉक बताया उन्होंने 1st April 16 का। परचेजेस, ओके। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ओके। सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, ये तीन चीजें, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस। लेट अस सी, कॉस्ट ऑफ परचेज में तो नहीं आती, हमें पता है, दीज वर्ड स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट, ये सब चीजें परचेजेस में तो नहीं आती है, बट लेट्स सी एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ काम का है तो ठीक है। फिर सेल्स का फिगर उन्होंने दिया 12,45,000। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। At the time of valuing inventory as on 31st March 16, a sum of rupees 17,500 was written off on a अच्छा, पहले तो at the time of valuing inventory as on 31st March 16. See, I have to calculate the inventory as on 31st March 17. ये मत भूलो, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे क्लोजिंग स्टॉक 31st March 17 का चाहिए, ये लोग कुछ इन्फॉर्मेशन 31st March 16 की दे रहे हैं, देखते क्या वो बोल रहे हैं। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 16, a sum of rupees 17,500 was written off. What do you mean by the word written off? Written off मतलब राइट ऑफ, वैल्यू कम कर देना, तो ये ध्यान रखिए। राइट ऑफ मतलब रिड्यूसिंग द वैल्यू। हमने किसी एक आइटम की वैल्यू रिड्यूस कर दी थी, पढ़ते हैं पूरा बट एक एक वर्ड को समझ के। ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000। अच्छा, क्वेश्चन में देखो क्या बोला उन्होंने, सम ऑफ 17,500 वाज रिटन ऑफ, मतलब ऑलरेडी वो लोग राइट ऑफ कर चुके हैं। दैट मीन्स एक आइटम जो 50,000 का था उसका 17,500 वो लोग राइट ऑफ कर चुके हैं। मे बी, अच्छा आप बोलोगे मैम ऐसा राइट ऑफ क्यों होता है? मे बी दैट वन आइटम गॉट डिस्ट्रॉयड और समथिंग, तो हम मान लेते हैं कि अच्छा मेरे बाकी प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, बट ये एक आइटम में प्रॉब्लम है, तो इसको मैं कम कॉस्ट पे भी बेच दूंगा या कम सेलिंग प्राइस पे बेच दूंगा, इसका कॉस्ट ही कम कर दो। आपने अभी लॉस बुक कर लिया, समझ रहे हो? राइट ऑफ कर देना मतलब लॉस बुक कर लेना, एक्सपेंस मान लेना, ठीक है। किसी की वैल्यू रिड्यूस कर देना, वो आपके लिए क्या है, खर्चा। तो 50,000 में से उन्होंने 17,500 ऑलरेडी राइट ऑफ कर लिया था। तो जो मुझे ये बताइए कि देखिए जो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में दिया है 142,500, ये राइट ऑफ करने के बाद वाली इन्वेंट्री है। डू यू गाइज अग्री व्हाट आई एम सेइंग? ये इन्वेंट्री 142,500 जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्या ये राइट ऑफ करने के बाद वाली इन्वेंट्री है? यस, डेफिनेटली ये राइट ऑफ करने के बाद वाली इन्वेंट्री है। लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज उन्होंने कहा कि 31st March 16 को वी ऑलरेडी रिटर्न ऑफ 17,500। मतलब अब मैं आपको एक चीज पूछूं, जो ओपनिंग स्टॉक है 142,500, उसके अंदर ये जो एक स्टॉक की बात करें उसकी वैल्यू कितनी है? तो 50 में से 17,500 आप माइनस करो, उसकी वैल्यू है अब 32,500। आर यू गाइज गेटिंग इट?
कि मेरे 142,500 इंक्लूड्स 32,500, जिसको मैंने ऑलरेडी 17,500 रिड्यूस कर लिया था, तो मतलब 142,500 में उसकी वैल्यू है 32,500 एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000। अच्छा, और ये 32,500 जो अब मेरा कॉस्ट है एज पर माई बुक्स, क्योंकि मैं 17,500 राइट ऑफ कर चुकी हूँ, ये 32,500 को मैंने सेल किया 45,000 में, ठीक है, बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम। नाउ बारिंग मीन्स इसको छोड़ के, ये एक ट्रांजैक्शन को छोड़ के द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स। अब आप क्वेश्चन एक बार देखा जाओ तो सेल्स दिए है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज दिया है। आप अच्छे से देखोगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, उन्होंने जीपी का भी परसेंटेज दे दिया है, जीपी का भी परसेंटेज दे दिया और हमें अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अच्छा, ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस जैसा नहीं है, क्योंकि एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में क्या होता था, क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस दिया जाता था, यहाँ दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, बट हमारे पास जीपी है। आई टेल यू हमें क्या करना है, मैं बताऊंगी आपको कि हम कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, बट एटलीस्ट आप क्वेश्चन पढ़ के एक काम करते हैं ना, इसको यहीं कर, नहीं आई डू देयर बिकॉज ये प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नो इज, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे ऐसा कुछ अलग से दिया उन्होंने, तो ये जो अबनॉर्मल आइटम है इसको आप सेल और कॉस्ट दोनों में से हटा दो। अच्छा, क्यों मैं दोनों में से हटा सकती हूँ, क्योंकि अब तो इसका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ ही नहीं है ना। 32,500 वो मेरे बुक्स में है, वो आपको समझा 32,500 कैसे आया, 17,500 हैज ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ, तो अब उसकी वैल्यू हमारे ओपनिंग स्टॉक में कितनी दिख रही है, 32,500, और वो हमने बेच भी दी, कितने भी अमाउंट में बेची ना, तो वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आएगा क्या, पहले तो वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा। तो अब हम क्वेश्चन से देख के एक एक आइटम देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो चलिए, अब इसको मैं पहले प्रेजेंट अपने तरीके से करूंगी। अभी मैं मॉड्यूल के, आई डोंट नो, इट माइट मैच द मॉड्यूल्स प्रेजेंटेशन और इट माइट नॉट, हमको समझ के करना है। इलस्ट्रेशन 7, देखिए पहले तो इलस्ट्रेशन 7 में उन्होंने क्या दिया है, अच्छा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री उन्होंने दिया है 1,42,500, बट व्हाट आई एम सेइंग कि आप इसमें से कौन सा माइनस कर दोगे, अबनॉर्मल आइटम आप माइनस कर दोगे। अबनॉर्मल आइटम की वैल्यू कहां से आई, 50,000 उसका ओरिजिनल कॉस्ट था, जिसमें से 17,500 राइट ऑफ किया हुआ था, तो उसकी वैल्यू आई 32,500। ये अबनॉर्मल आइटम आपने माइनस कर दिया, तो आपका नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया, 142,500 माइनस 32,500, इट गिव्स यू 1,10,000 इज योर नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक, राइट। अच्छा, नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक 1,10,000 आ गया। उसके बाद और क्या क्या चीजें दी उन्होंने, परचेजेस का फिगर दिया है, परचेजेस दिया उन्होंने 762,500, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे भी हम ऐड करते हैं। उन्होंने हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए है जो है 1,50,000। तो अच्छा, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि सेल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और फाइनेंशियल चार्जेस का कोई काम नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ही दिया है, आपको कोई लेना देना नहीं, आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों चीजें से आपको क्या मिल जाता है, तो दिस थ्री व्हेन आई ऐड ओपनिंग स्टॉक, व्हेन आई ऐड परचेजेस एंड आई ऐड इफ देयर वर एनी एक्सपेंसेस, अगर वो तीन चीज को ऐड करती तो आई गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल। डू यू गाइज अग्री? आप मेरे साथ रहिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी बताऊंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो दैट विल बी 1,10,000 प्लस 762,500 प्लस 1,50,000, इट विल कम टू 10,22,500। ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। अब उसमें से, अच्छा आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, कैसे निकालें, तो एक तरीका क्या है, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को अगर अपनी भाषा में लिखे तो क्या है, टोटल गुड्स कितने थे, ओके, टोटल गुड्स कितने थे, मेरे पास सेल्स है और मेरे पास प्रॉफिट है, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करो तो विल आई नॉट गेट सीओजीएस, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, मतलब ये टोटल गुड्स कितने थे मेरे पास और उसमें से कितने की गुड्स मैंने बेचे। टोटल गुड्स मेरे पास सपोज एक एक्स वैल्यू था, उसमें से जितने गुड्स मैंने बेचे वो वाई है, तो एक्स माइनस वाई करके मुझे क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिल जाएगा। डू यू गाइज अग्री? क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, बोल रही हूँ ये ओपनिंग स्टॉक और परचेज और एक्सपेंसेस वगैरह मिला के आपको ये मिल गया कि हमारे पास टोटल गुड्स इस साल में कितने थे।
अब उन्होंने यहाँ पे हमें सेल्स का फिगर दिया और प्रॉफिट दिया है। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करूंगी तो मुझे मिल जाएगा COGS। जो गुड्स हमने बेचे वो कितने के थे, टोटल गुड्स कितने थे, उसमें से कितने के गुड्स बेचे, तो जो बच गया वो हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो वैसे निकलेगा। अब देखिए हम लिखते कैसे। अब अच्छा, ये फिगर्स मुझे नहीं पता, उन्होंने भी दे आर राइटिंग द एग्जैक्ट आंसर और नॉट इन द मॉड्यूल, वी डोंट नो। हमारे समझ से हम लिखेंगे, हमारा आंसर राइट आएगा। अब देखिए इन्होंने सेल्स दिया है हमें 12,45,000। अब ये पहले तो एक चीज मत भूलिए, क्वेश्चन में वो जो पॉइंट था अब नॉर्मल आइटम का, अगर आपने उसे कॉस्ट से हटाया तो आपको उसे सेल्स से भी हटाना पड़ेगा। इट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000, तो डोंट यू थिंक कि आपको ये 45,000 सेल्स से भी फिगर हटाना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको 45,000 सेल्स से हटाना पड़ेगा। सो माइनस अब नॉर्मल आइटम, क्योंकि अब नॉर्मल आइटम पे पैसे वैसे भी वो जीपी रेट वर्क नहीं करेगा। 45,000 आप हटा देंगे तो आपको नॉर्मल सेल मिल जाएगा। सो हमारा नॉर्मल सेल विल कम टू 12 lakh। नाउ वंस वी हैव आवर नॉर्मल सेल्स, एक बार सेल्स मिल गया तो अब इसके ऊपर हम जीपी माइनस कर सकते हैं। जीपी इज 20% ऑन सेल्स। नाउ वन थिंग विच आई वाज टेलिंग यू ऑल इज ऑलवेज यू विल हैव टू मार्क दिस वर्ड कि जीपी 20% ऑन सेल्स दिया है या कॉस्ट दिया है। क्यों, देखिए ये 20% ऑन सेल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया या कॉस्ट दिया है। क्यों, जैसे यहाँ पे हमारे पास सेल प्राइस है तो जीपी 20% ऑन सेल्स दिया तो मैं डायरेक्टली 12 लाख का 20% कर सकती हूँ। बट व्हाट इफ जीपी वाज गिवन ऑन कॉस्ट, तो इन दैट केस, अच्छा पहले मैं अभी आपको कर देती हूँ, एट 20% ऑन सेल ही दिया है तो ठीक है, मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं भी लगाऊंगी तो चलेगा। 12 लाख का 20% कम्स टू 2,40,000। आई विल सब्ट्रैक्ट 2,40,000 and I'll get cost of goods sold, which is 12 lakh minus 2,40,000, 9,60,000। अब देखिए इसका मतलब ये है हमारे पास टोटल गुड्स 10,22,500 के थे, उसमें से हमने 9,60,000 के गुड्स बेच दिए। कितने में बेचे, 12 लाख में बेचे। कितने में बेचे का काम ही नहीं है, 9,60,000 के गुड्स बेच दिए तो कितने गुड्स हमारे पास बचे हुए। सो फाइनली आवर क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट ए माइनस बी, जो गुड्स अवेलेबल थे उसमें से जितने बेच दिए। कितना था, ए वॉज 10,22,500। सो वी गेट द क्लोजिंग स्टॉक एज 62,500। आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा इसी चीज को मैं एक काम करती हूँ, अगर ऐसे नहीं समझा आप लोग को तो देखिए आप ना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। हमने फाइनल अकाउंट अभी किया नहीं है, बट आपको 11th-12th के नॉलेज से भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना टफ नहीं है। तो अगर आपको वो नॉलेज है तो आप इस तरह से ऑल्टरनेटिवली लिख लो, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे। पहले तो आप ये ध्यान रखो कि अबनॉर्मल आइटम तो हटा देनी है, तो आप देखोगे कि ये 32,500 और ये 45,000 में हटा देने वाली हूँ। सो डेबिट क्रेडिट टू ओपनिंग स्टॉक, मैं सिर्फ नॉर्मल वाला ओपनिंग स्टॉक लिखूंगी। मेरा नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक था 1,10,000। देन टू परचेजेस भी आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। टू परचेजेस कम्स टू 762,500। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, दिस कम्स टू 1,50,000, राइट। फिर सेल्स भी अब मैं नॉर्मल वाला ही ले रही हूं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में वैसे भी जो अबनॉर्मल आइटम थी वो बेच दी तो वो तो स्टॉक में बचा हुआ ही नहीं है, तो उसको हटा ही दिया। लेकिन कॉस्ट से भी हटाए, सेल्स से भी हटाए, ध्यान रखना। तो नॉर्मल सेल्स है मेरे 12 लाख। अब देखिए अगर आपको जीपी पता चल जाए, जो आपको दिया है 20% ऑन सेल्स, 12 लाख का 20% 2,40,000 मिल जाए, तो क्या ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकल सकता? बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड दिस विल बी आर बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से भी आप करके देख लीजिए, आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा। 1,10,000 प्लस 762,500 प्लस 1,50,000 प्लस 2,40,000, तो हमारा डेबिट का टोटल आ रहा है 12,62,500। और इसमें से आप 12 लाख माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? यू विल गेट द क्लोजिंग स्टॉक एज 62,500। गेटिंग इट? तो एक तरीका हमने किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल गुड्स कितने के थे मेरे पास, उसमें से कितने के गुड्स बेचे तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल गया एट कॉस्ट। अच्छा
आई होप आप ये पहले नोट डाउन कर लीजिए. दिस वॉज अनदर वे. ऑल्टरनेटिवली आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी कर सकते हो. अच्छा, मॉड्यूल ने भी कैसे सोल्यूशन दिया एक बार देख लेते हैं. तो मॉड्यूल ने इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 142,500 उन्होंने भी अबनॉर्मल इन्वेंट्री माइनस की. सी बुक वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल इन्वेंट्री, जो बुक वैल्यू थी अबनॉर्मल इन्वेंट्री की वो माइनस की. फिर परचेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऐड किया, 1022,500 आ गया. उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स उन्होंने भी माइनस किया. सेल लेस सेल ऑफ अबनॉर्मल आइटम, फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके उनको भी क्लोजिंग स्टॉक मिल गया. ओके, नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग इज, in these questions of inventory you will have to be very particular. You will have to take care of the percentage कि आपको profit का percentage as on cost दिया है या as on sales दिया है. It does matter. तो मैं एक आपको अभी बता देती हूँ, खैर एक क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा. बट सपोज GP is given as a percentage of cost and GP is given as a percentage of sale. तो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल दिया तो आपके पास सेल होता है, उसमें आप परसेंटेज माइनस कर देते हो. बट एज अ कॉस्ट रहा तो क्या, अच्छा परसेंटेज मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, राइट. और आपको ये तो पता ही है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स मी सेल प्राइस. ये हमें पता है, यहाँ भी हमें पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स मी सेल्स. आप क्या करोगे, सपोज 20% ऑफ कॉस्ट और 20% ऑफ सेल्स ही लेती हूँ मैं. दोनों का मतलब सेम है क्या, नहीं. GP as 20% of cost is completely different. GP as a 20% of sales is completely different. Now, there are two things. But अभी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि suppose GP अगर 20% of cost दिया रहता, percentage means out of 100, तो आप as a percentage of cost दिया है, cost आपका base है, आप base 100 ले लो, तो profit कितना हो जाएगा 20%. 100 का 20 which is 20 and your sales will be 120. अब इसके बाद आपका पास फिर सेल्स का जो भी फिगर हो, सपोज एग्जांपल ले रही हो, सपोज सेल्स 1 लाख हो, तो क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाल सकते हो या आप सीधा कॉस्ट निकाल सकते हो? यस, निकाल सकते हो. तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक ऐसा रहेगा व्हेन GP विल बी गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, 100 + 20 गिव्स मी 120. अब वही चीज इफ GP इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो अगेन अब बेस कौन सा है, सेल्स है. GP एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स में हमारा बेस क्या है, सेल्स, और सेल्स कितना है 100. ठीक है, तो अब प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स मतलब 20% ऑफ 100 विच इज 20. तो अब कॉस्ट कितना आया, सिर्फ 80, बिकॉज 80 + 20 गिव्स मी 100, राइट. इस केस में भी अब आप फिर मतलब वंस यू नो दिस ना, काफी क्वेश्चन अभी फाइनल अकाउंट्स में और काफी जगह ये चीज बहुत काम आती है. ऑलवेज रिमेंबर GP का परसेंटेज यू हैव टू क्लियरली नोट डाउन एंड मेक श्योर कि वो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है या परसेंटेज ऑफ सेल्स है. दे विल क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन बिकॉज things and your solutions change when it is as a percentage of cost and when it is as a percentage of sales. Okay, now said and done. एक और क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 7 हमने जो किया ना अभी, अरे बार बार ये क्यों खुल रहा है, इलस्ट्रेशन 7 हमने जो किया ना, इलस्ट्रेशन 8 अलग है. इलस्ट्रेशन 8 इज दैट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिकंसिलिएशन जो मैंने आपको समझाया. बट अभी मेरा बोलना है कि इलस्ट्रेशन 7 जो हमने किया ना, ऐसा ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं पहले. So basically I am talking about, yeah, this one. I am talking about practical question number 2. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. So चलिए आ भी जाते हैं हम लोग. We are now on practical problem question number 2 of the module. ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं. From the following information ascertain the value of stock as on 31st March 17. वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ऑन 1st April 16. ओपनिंग स्टॉक है ये 7 लाख, दिस इज ओपनिंग. परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड 1st April 16 से 31st March 17, पूरे ईयर के परचेजेस दिए उन्होंने 34,60,000. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द अबव पीरियड, हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी ऐड करते हैं. सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, 4 ही चीज दी है उन्होंने. एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31st March 16, मतलब वापस वही 31st March 16 का जो स्टॉक है वही 1st April 16 का है ना. तो अ सम ऑफ 60,000 वॉज रिटन ऑफ, और should I zoom it? Wait. A sum of rupees 60,000 was written off a particular item which was originally purchased for 2 lakh. Again 60,000 already write off हो चुका है, मतलब आज उस स्टॉक की बुक की वैल्यू कितनी है, वो स्टॉक 2 लाख का था, बट हमने 31st March 16 ओपनिंग के टाइम पे ऑलरेडी 60,000 राइट ऑफ कर दिया, मतलब वो वैल्यू रिड्यूस कर ली. तो हमारे बुक्स में आज उसकी वैल्यू कितनी है, 1,40,000. ठीक है,
and was sold for 1,60,000. But for the above transaction, the gross profit earned during the year was 25% of cost. Now this meaning, but for the above transaction, मतलब except for this transaction, the gross profit earned during the year was 25% on cost. Very important. यहाँ पे जीपी एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया है, ठीक है. तो क्वेश्चन वैसे देखने में काफी सिमिलर और सेम ही है, खाली कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी. तो करना वही है. हमें पहले हम लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी थी? इट वॉज 7 लाख. 7 लाख में से हम अबनॉर्मल आइटम माइनस कर देंगे. तो हमारे पास जो अबनॉर्मल आइटम है, उन्होंने क्या बोला? अबनॉर्मल आइटम का कॉस्ट 2 लाख था एंड इट वाज सोल्ड फॉर 1 लाख, और उसके ऊपर 60,000 राइट ऑफ हो चुका है, ठीक है. तो कॉस्ट वाज 2 लाख, उस पे से 60,000 हैज बीन राइट ऑफ. तो बुक वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल आइटम कितनी है? ओनली 1,40,000. ओके, सो यू गेट 7 लाख माइनस 1,40,000 विच इज 5,60,000. ओके, इसमें अब आप परचेजेस वगैरह ऐड करेंगे. ऐड परचेजेस, तो परचेजेस हमें दिया है 34,60,000 एंड ऐड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमें दिए हैं 7 लाख. ये तीन चीज को ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल. टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट आर अवेलेबल. इसको मैं हमेशा ए लिख देती हूँ. ओके, 5,60,000 प्लस 34,60,000 प्लस 7 लाख, यू विल गेट 47,20,000. ओके, नाउ अब आ जाते हैं सेल्स पर. सेल्स उन्होंने दिया है 52,20,000, बट ये 52,20,000 में से हम 160 माइनस करेंगे क्योंकि दिस वाज अबनॉर्मल सेल. तो माइनस अब नॉर्मल आइटम यहां से भी माइनस करना पड़ेगा हमें. कितने का? 1,60,000. तो 52,20,000 माइनस 52,20,000 माइनस 1,60,000 वुड बी 50,60,000. ये आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सॉरी, ये आपको नॉर्मल सेल्स मिला. इसमें से अब आप जीपी माइनस करेंगे. माइनस जीपी. अब देखिए, यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है, ठीक है. जीपी इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट एंड द जीपी इज 25%. तो अब मैं क्या करूंगी? आई डू लाइक दिस, कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेल्स. जीपी सिंस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, मेरे को कॉस्ट 100 लेना पड़ेगा, प्रॉफिट लेना पड़ेगा 25. तो मेरा सेल्स कितना आ जाएगा? 125. और अब मेरा सेल्स है 50,60,000. तो प्रॉफिट कितना? तो यू विल हैव टू डू 50,60,000 इंटू 25 अपॉन 125. ओके, क्या किया हमने? 50,60,000 इंटू 25 अपॉन 125. आर यू गाइज गेटिंग इट? बिकॉज इट्स गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट. और वो आपका आ जाएगा 10,12,000. ये आपका जीपी माइनस किया तो अब आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज बी. और कितना? 50,60,000 माइनस 10,12,000, यू गेट 40,48,000. और अब ए माइनस बी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ए माइनस बी इज नथिंग बट योर क्लोजिंग स्टॉक. और वो कितना आता है? विच इज इक्वल टू 47,20,000. 6,72,000 आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक. ओके, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो आज हमने क्या सीखा? हमने पहले तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के क्वेश्चंस किए और हमने फिर कुछ दूसरे भी क्वेश्चंस किए जहाँ पे अब हमें टेक्निकलिटीज मतलब ना समझ में आ गया है कि कुछ आइटम्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
टोटल गुड्स कितने थे दैट आर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से जो गुड्स बेचे वो कितने के हैं, यहाँ पे कॉस्ट सबका निकालना जरूरी है। तो सिर्फ आपको उन सब जगहों पे प्रॉफिट वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल दिया है। उसके अलावा लेट मी टेल यू कि कभी भी कोई अबनॉर्मल आइटम है तो उससे आप अगर वो कॉस्ट में तो कॉस्ट से हटाओ, सेल में तो सेल से भी हटाओ। मतलब बोलना ये है कि अबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट अलग होता है, तो उसको हटा के नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए we'll continue with more and some more different questions on inventory in the next video. Till then, stay tuned with me. Take care.